जो भी चीज़ आज आप पावरफुल देखते हैं या जो भी चीज़ आप बड़ी कैनवस पे देखते हैं, बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं या इंटरनेशनली टैग्स जिनके ऊपर देखते हैं कि यार ये रिकॉग्नाइज्ड है, एक्चुअली ये फल है। हमने जो बोया है ना वही काट रहे हैं। तो बिजनेसेस हमने बोए नहीं, लिहाजा हम काट नहीं रहे। हमारा जो सिस्टम है, खास तौर पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, बचपन से जब हम पहले दिन स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, उस दिन से लेके जब वो फारग तहसील होते हैं उस वक्त तक वो उनको नौकरी बना रहे होते हैं। इसीलिए हम बहैसियत कौम नौकर हैं। हमारा जो माइंड सेट है ना वो नौकरी से निकल ही नहीं सका। ये जो मसला है या ये जो सवाल है ना, ये बहुत सारे लोगों का। मैं ये समझता हूँ 99.99% लोग यही समझते हैं कि जब तक पैसा नहीं होगा तब तक हम काम नहीं कर सकते, जबकि हकीकत ये है कि जब तक काम नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। ये तो फैक्ट है। बहुत से लोग बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं। किसी के जहन में, ख्याल में, ख्वाब में फलां बंदा उनका हीरो है, किसी के ख्याल में फलां बंदा वो हीरो है। अगर मेरी बात हो रही है कि मैं क्या करता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिसके पास चंद हजार रुपए हैं वो अपनी माइक्रो फैक्ट्री मत लगाए। पहले वो रिकमेंड करते हैं पूरे पाकिस्तान में फैक्ट्रीज लगवा चुके, तो जिनके पास लगी हुई हैं उनके पास जाएं और उनके प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा उठाएं और मार्केट में जाके सेलिंग सीखें। तो पूरी दुनिया कहाँ पे खड़ी है? सेल्स के ऊपर, और सेल्स के पीछे मार्केटिंग के ऊपर। अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर सेल्स और मार्केटिंग के इदारे मौजूद नहीं। अगर कोई एक दो हैं जो कि हैं, वो इतने महंगे हैं कि वो आपकी और मेरी पहुंच से भी बाहर। तो आम पाकिस्तानी तो नहीं सीख सकता। तो सिखाने की जरूरत क्या है? हाउ टू सेल, हाउ टू मार्केट, हाउ टू प्रमोट। तो मेरा फोकस पॉइंट यही है कि बेचते कैसे हैं। मैं ये समझता हूँ पूरी दुनिया घूमने के बाद मुझे किसी बड़ी से बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ उस्मान, ई कॉमर्स वाला, और आज हम लोग पॉडकास्ट सीरीज की दूसरी एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग बेहतर तौर के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके लिए मेरे साथ है शाहिद हुसैन जोया, एक जाना माना नाम बिजनेस की दुनिया का। तो मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि ये जो मुल्क है, जो 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, इसके अंदर कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल रिकग्निशन रखते हैं। हमारे कितने ड्रिंक्स हैं, हमारी कितनी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल रिकग्निशन रखती हैं। हमारे यहाँ पर मुल्क में कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिन्हें पूरी दुनिया में सराहा जाता है। क्यों हमारी गली नुक्कड़ के ऊपर एक कंपनी जो अमेरिका से है वहाँ यहाँ पे आके अपने बर्गर्स बेचती है, और वो बर्गर जिसकी कॉस्ट 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, वो 700 रुपए के अंदर लोग खरीदते हैं और सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, वैल्यू जो है उसको महसूस करते हैं। एक शर्ट जो हमारे ही मुल्क में बनती है जिसके ऊपर कास्ट आती है 150 रुपया, वो मार्केट के अंदर इसी मुल्क में 2000 रुपए की बिकती है। क्यों? उसके ऊपर एक टैग लगा है एक इंटरनेशनल ब्रांड का। तो मैं आज बहुत सारे सवालात के साथ शाहिद हुसैन जोया साहब के पास आया हूँ और देखूंगा, समझूंगा कि ये क्या माजरा है, हमें अपना आप क्यों बेचना नहीं आता, हमारी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मंडियों में क्यों कोई पहचान क्रिएट नहीं कर पाती। जी शाहिद हुसैन जोया साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में लिया। उस्मान भाई, ऐसा है कि हम हर रोज या एक दो दिन छोड़ के कोई ना कोई फल जरूर खा रहे होते हैं। वो फल कहाँ से आते हैं? दरख्तों से आते हैं। और वो जो दरख्त हैं वो माजी में साल 2 साल 3 साल पहले पौधे होते हैं, और वो जो पौधे हैं वो कुछ अर्सा पहले नर्सरियों में थे, और नर्सरियों से पहले सीड। जो भी चीज़ आज आप पावरफुल देखते हैं या जो भी चीज़ आप बड़ी कैनवस पे देखते हैं, बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं या इंटरनेशनली टैग्स जिनके ऊपर देखते हैं कि यार ये रिकॉग्नाइज्ड है, एक्चुअली ये फल है। ये फलों से पहले दरख्त थे, दरख्त से पहले पौधे, पौधों से पहले नर्सरी, और नर्सरी से पहले सीड्स। हमने हमारे मुल्क के अंदर नर्सरियां पैदा नहीं की किसी भी चीज़ की। जो की वो बड़ी हुई, फली फूली, अच्छी थी या बुरी, इसका फैसला तो बाद में होगा। हमने जो बोया है ना वही काट रहे हैं। तो बिजनेसेस हमने बोए नहीं, लिहाजा हम काट नहीं रहे। हमारा जो सिस्टम है, खास तौर पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, बचपन से जब हम पहले दिन स्कूल में बच्चों को भेजते हैं उस दिन से लेकर जब वो फारग तहसील होते हैं उस वक्त तक को उनको नौकरी बना रहे होते हैं। इसीलिए हम बहैसियत कौम नौकर हैं। हमारा जो माइंड सेट है ना वो नौकरी से निकल ही नहीं सका। अगर ये नौकर बिजनेस करना शुरू करना भी चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे,
تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آڑے آ جاتا ہے, خون میں شامل نہیں ہے. ہم پاکستان کے اندر جو میجورٹی لوگوں کی ہے وہ مائگریٹڈ ہے, خاص طور پہ وہ سٹیز جو بارڈر کے نزدیک اور بہت بڑے. مثال کے طور پہ سیالکوٹ کو دیکھ لیں, آپ کراچی کو دیکھ لیں, لاہور کو دیکھ لیں, ہارون آباد, حاصل پور, چشتیاں وغیرہ وغیرہ بارڈر جتنے بھی یہاں سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے یہ لٹے پھٹے آئے. اگر ان کے پاس کوئی زمینیں, جائیدادیں, کاروبار تھے تو وہ وہیں پہ رہ گئے. یہاں پہ آ کے ان کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑا اور زیادہ تر لوگوں نے نوکری ہی سٹارٹ کی. جبکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ سالوں سے نہیں صدیوں سے بزنس کر رہے ہیں. وہاں باپ دادا پردادا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بزنس پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو کیلکولیشنیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں. ان کے گھروں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بزنس کی ہوتی ہیں. ہمارے گھروں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, تواڈے ابے نو نوکری نہیں مل رہی, تواڈے ابے دی نوکری چھوٹ گئی, آج ابے نے نوکری تے جانا ہے, اما ابا کتے ہے, ابا نوکری تے گیا تھا. تو یہ جو باتیں ہیں نوکری کی باتیں سارا دن اسکول میں, گھر میں, ماحول میں, یہ ہمارے خون کے اندر جا رہی ہیں. ہمارے بچوں کے اندر, بچوں کے خون کے اندر یہ چیزیں شامل ہو رہی ہیں. جو بزنس مین لوگ ہیں جو ایک پیڑھی سے یا 2 پیڑھیوں سے چلے آ رہے ہیں, ان کے گھروں میں جب بھی بات ہوتی ہے وہ پیسے کی ہوتی ہے, وہ ڈالر کی ہوتی ہے, امپورٹ کی ہوتی ہے, ایکسپورٹ کی ہوتی ہے, تو بچے یا بڑے کہاں سے سیکھتے ہیں, وہ اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں. آج آپ بزنس کے انوائرمنٹ میں آ جائیں تو تھوڑے عرصے کے بعد آپ بزنس سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج آپ نوکری کے انوائرمنٹ میں چلے جائیں, آپ نوکری کی باتیں سنتے ہیں, نوکری کی باتیں اڈاپٹ کرتے ہیں اور تھوڑے ہی عرصے بعد آپ نوکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیسیکلی ہم نے اپنے ملک کے اندر کاروبار کا جو سٹرکچر ہے اس کو مضبوط نہیں کیا, اس کو پروان نہیں چڑھایا, بزنس کی باتیں کی نہیں ہم نے. مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ جس طرح ہر آنے والی گورنمنٹ یہ بولتی ہے کہ ہمارے سے پہلے حالات بہت خراب تھے, ہمیں یہ ملک تباہ حال ملا, ہمارے سے پہلے یہ ملک قرضے میں ڈوبا تھا اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے آپ کی بات سے یہ تھوڑا سا مطلب یہ احساس ہو رہا ہے کہ لائک اٹس جسٹ اباؤٹ کمپلیننگ. مجھے آپ یہ بتاؤ, آپ نے بات کی سب سے پہلے سیڈ کی, اس کے بعد اس سے چھوٹے سے نکلنے والے پودے کی, پھر اس کا تھوڑا بڑا پودا بننے سے ایک تناور درخت بن کے پھل دینے کی. مجھے آپ یہ بتائیے, اگر ہم نے اگلے 2-4 سالوں میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے تو وہ جو بیج ہے وہ کیا ہے اور کہاں پر لگائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی میسج کو پوری قوم تک پہنچانا ہو, پوری قوم تک کہ یار ساری قوم سن لے, اس وہ میسج اچھا ہے یا برا ہے اس کا فیصلہ بعد میں ہوتا ہے اور عوام کرتی ہے کہ جو میسج تھا وہ کیسا تھا. تو وہ میسج کہاں سے آتا ہے یا کہاں سے آنا چاہیے؟ میرے خیال سے تو حکومت سے آنا چاہیے میسج. وہ تبدیلی اوپر سے نیچے آتی ہے. تو اگر اوپر یہ ماحول بن جائے, اوپر یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ ہم نے اس ملک کے اندر بزنس کی نرسریز لگوانی ہے یا ایز آف بزنس پیدا کرنا ہے اور اس کو کنٹینیوسلی ریپیٹ کیا جائے, تو کیا اس ملک میں ماحول نہیں بن سکتا؟ جی بالکل بن سکتا ہے. اگر ہم لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پوری قوم کو کورونا کا ٹیکہ لگانا ہے اور پوری قوم کو اس کی وہ جو رنگ ٹون ہے اس سے لے کے گھروں میں جا کے ناک کر کے کہنے تک جی کورونا کی ویکسینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, اگر ہم لوگ یہ 6 ماہ کے اندر پوری قوم کا مزاج بنا سکتے ہیں تو یقیناً ہم بزنس مائنڈ سیٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن جی میرا سوال اگین دوبارہ یہ ہے کہ یہ تو پچھلے 70 سال سے نہ ہوا جی, تو کیا کریں, بیج کون لگائے گا؟ تو جب یہ نہیں ہوا تو کسی اور طریقے سے ہونا شروع ہو گیا نا. عثمان ای کامرس والا کیا کر رہا ہے, ہشام سرور کیا کر رہا ہے, تنویر ناڈلا, سنی علی, این ایپلرز, شاہد حسین جویا, ہم سب کے گرو کیا کر رہے ہیں, ریحان اللہ والا. تو جب باقاعدہ باغات یا جنگلات نہیں لگائے جاتے تو کہیں نہ کہیں خود رو جھاڑیاں اگی آتی ہیں, تو ہم اگ نہیں آئے. تو اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم کر رہے ہیں. ہاں دیر ہو گئی ہے لیکن اتنی نہیں ہوئی, شروعات ہو گئی ہے, انشاءاللہ یہ مکمل بھی ہو جائے گا. اچھا, اب بچے یہ سوال میرے سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں, جی ہمیں معلوم ہے ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں, بہت عرصے سے کر رہے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے سٹارٹ کریں. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کی بھی بہت ساری فین فالوئنگ ہے, وہ چھوٹے چھوٹے بیج جو آپ لوگوں کی سوچ میں لگا رہے ہو وہ یقیناً کچھ عرصے میں ان سے کونپلیں نکلیں گی اور ان کونپلوں سے پھر درخت بنیں گے اور پھر وہ درخت پھل بھی دیں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا نٹ پیچ, کوئی دماغ کا بٹن کوئی ایسا ہو کہ دبے تو یہ پروسیس جو ہے, مطلب اس سارے پروسیس کی کھاد کیا ہو کہ جو آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں, جو مجھ کو فالو کرتے ہیں, انہیں ہم لوگ وہ کھاد دیں تو وہ درخت بننے کا پروسیس جلدی ہو جائے. دیکھیں جی عثمان بھائی, بہت آسان ہے لیکن بہت مشکل ہے. پہلی مرتبہ آپ نے ویڈیو کب بنائی تھی؟ میرا خیال ہے جی ویڈیو میری ریحان بھائی نے تو 2014 میں ہی بنا دی تھی میری. تو ویڈیو آسان تھی؟ اتنی آسان نہیں تھی جتنی ابھی ہے. جتنی ابھی ہے. ہم سے بہت اچھے, ہم سے بہت قابل لوگ لوگ موجود ہیں. بالکل موجود ہیں.
وہ آبزرو کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہماری غلطیاں بھی ان کے سامنے ہیں اور ہماری اچھائیاں بھی ان کے سامنے ہیں. وہ ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرنا شروع کر دیں اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا کام جیسے ہم کر رہے ہیں وہ بھی کرنا شروع کر دیں. یہ آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھ کے یا پوڈ کاسٹ دیکھ کے اگر چند لوگ آپ کی طرح کے, میری طرح کے, دوسرے بھائیوں کی طرح کے نکل کے سامنے آ جاتے ہیں تو پروسیس تیز ہو جائے گا. اس پروسیس کو تیز کرنے کے لیے تجربہ کار لوگ اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اصل خامیاں کہاں پہ ہیں, وہ لوگ سکرین پہ آ جائیں, یہ عمل تیز ہو جائے گا. اسی لیے تو در بدر ہم لوگ گھومے پھرتے ہیں, لوگوں کو کنیکٹ کیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے آپ کا فارمولا سمجھ آیا, آپ آواز لگا رہے ہو, میں آواز لگا رہا ہوں, یہ آواز عوام اقتدار تک پہنچی تو اس سال جو ہے ای کامرس سمٹ جو ہے ہم لوگوں نے کر ڈالی. اور دنیا کے کسی دوسرے ملک کے کسی پرائم منسٹر نے ای کامرس کا نہ وہاں پر مشہور ہے اور نہ وہاں پر وزیر اعظم نے کبھی ایسی کوئی کانفرنس اٹینڈ کی ہوگی. اب ہم لوگ آ جاتے ہیں تھوڑے سے مائکرو لیول کے اوپر. اب ایک چھوٹا سا بزنس مین ہے, اس نے ارادہ کر لیا جی کہ ہاں مجھ کو ایک چھوٹی سی فیکٹری لگانی ہے. اب اس کے لیے انویسٹمنٹ جو ہے, یا اس نے ای کامرس کا بزنس کرنا ہے, انویسٹمنٹ لوگوں کے لیے ایک بہت میجر ہرڈل لگتی ہے. انہیں مائنڈ سیٹ لگتا ہے کہ جب تک پیسہ نہیں ہوگا ہم کام نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں آپ کیا بولو گے؟ یہ جو مسئلہ ہے یا یہ جو سوال ہے نا, یہ بہت سارے لوگوں کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں 99.99% لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک پیسہ نہیں ہوگا تب تک ہم کام نہیں کر سکتے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک کام نہیں کریں گے تب تک پیسہ نہیں آئے گا. یہ تو فیکٹ ہے. بہت سے لوگ بہت سارے لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں. کسی کے ذہن میں, خیال میں, خواب میں فلاں بندہ ان کا ہیرو ہے, کسی کے خیال میں فلاں بندہ وہ ہیرو ہے. ہم ان ہیروز کا آج دیکھتے ہیں. اگر ہم ان ہیروز کا کل دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم ہیرو کیسے بن سکتے ہیں. ایک تو کامیابی جو ہے نا وہ راتوں رات نہیں ہوتی, یہ ایک پروسیس کا نام ہے اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ سب لوگوں کو سمجھ لینی بہت ضروری ہے. دوسرا, ایک ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ ایک چھوٹی سی چیز کو بڑا کر کے دکھا دیتے ہیں, یعنی رائی کے دانے کو پہاڑ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اگر ہم بڑی چیزوں کو چھوٹا اور آسان کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اس کی ایک مثال میں اپنے آپ سے دینا چاہوں گا. 3 سال یا 4 سال پہلے کی اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے پاکستان کی بزنس کی ہسٹری چیک کریں کہ کتنے لوگ اور کیا سکھا رہے ہیں, تو آپ کو 1 یا 2 یا 3 لوگ, اس سے زیادہ لوگ نظر نہیں آئیں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انٹری ہوتی ہے شاہد حسین جویا کی. وہ بڑی بڑی فیکٹریز کو چھوٹا چھوٹا کر کے ٹیبل کے اوپر لا کے رکھ دیتا ہے کہ بھائی یہ جو چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں روزانہ ضروریات کی, جس کو خاص طور پہ ہم کاٹیج انڈسٹری یا ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس جس کو کہتے ہیں, اس کی انڈسٹری جو ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ ہم جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پہ آج ہم نے صبح ناشتہ کیا ہے, چینی, دودھ اور پتی, یہ 3 چیزیں آپ نے بھی استعمال کی ہیں, میں نے بھی استعمال کی, یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی, اور جتنے سن رہے سب نے استعمال کی. یہ ایسی چیزیں ہیں جو گھر میں آتی ضرور ہیں لیکن یہ اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں اور پھر دوبارہ چاہیے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ فریج ہے, ہم نے لے لیا تو 10 سال کی گارنٹی ہے. ہم نے اے سی لے لیا تو لائف ٹائم گارنٹی ہے. موبائل لے لیا تو 18 مہینے سے پہلے ہم نے چینج نہیں کرنا. وہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک مرتبہ لے لی تو پھر اس کی ضرورت بہت دیر کے بعد پڑنی. لیکن ایسی چیزیں جو اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں اور ہر 2 یا 3 دن کے بعد ضرورت پڑتی ہیں, وہ چیزیں کہیں نہ کہیں تو بنتی ہیں نا, اور وہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے. تو میں نے اس کو چوز کیا کیونکہ اس کی سیلز آسان ہے, اس کی مارکیٹنگ آسان ہے, اس کی پروڈکشن آسان ہے. ہاں, جو آسان نہیں تھا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیا یہ گھر میں بھی بن سکتی ہیں یا نہیں, کیا وہ چھوٹی مشینوں پہ بھی بن سکتی ہیں یا نہیں, یا یہ مشینوں کے بغیر بھی بن سکتی ہیں یا نہیں. جب میں نے پاکستانیوں کو یہ سمجھانا شروع کیا تو ڈو یو بلیو کہ کتنے لوگ ایک ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں. 45 ملین تک. اتنے یوزرز نہیں ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ کے. 45 ملین سے مراد یہ ہے کہ 4.5 کروڑ 4.5 کروڑ لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک ویڈیو کو. سیلز اور مارکیٹنگ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ لگتے ہیں, جب اس کو لوکل لینگویج میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں تو 24 گھنٹے میں کتنے لوگ دیکھ لیتے ہیں؟ 3 ملین, 4 ملین, 5 ملین. تو جب ہم چیزوں کو چھوٹا کر کے آسان کر کے اور لوکل لینگویجز میں سمجھانا شروع کر دیں گے تو پر لگ جائیں گے, لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم سمجھاتے ضرور ہیں, ہمارے جیسے اور بہت سے دوست سمجھاتے ضرور ہیں, لیکن سمجھاتے اس لینگویج میں
या वो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जो आम पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। हमारा पढ़ा लिखा पाकिस्तानी वो कंसीडर होता है जो अपना नाम लिख लेता है। वैसे भी जितनी हम अंग्रेजी ज्यादा बोलेंगे उतने हम ज्यादा पढ़े लिखे लगेंगे, लेकिन खानदगी जिसको कहते हैं वो ये है कि जो बंदा अपना नाम लिख ले। तो इसके बावजूद शरह खानदगी 62-63% है। तो ऐसी कौम को अगर हम टर्म्स में समझाएंगे, इंग्लिश में समझाएंगे, मुश्किल अल्फाज में समझाएंगे तो समझ नहीं आएगा। ये ह्यूमन साइकी है। अच्छा, लेकिन मुझे आपकी सारी बातें सुन के लगता है आप सवाल को गोल करना चाह रहे हो, तो मैं सवाल को दोबारा गोलाई से वापस आऊंगा। भाई इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? पैसा मतलब हर बच्चा, ये बच्चियां, ये सब लोग बैठे हैं, कारोबार करना चाहते हैं, आपसे मशीन ले लें, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए या दुकान चाहिए। भाई लोगों को माल देंगे, लोग उधार के ऊपर माल लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर तो लोग अगर कोई हिम्मत कर भी ले तो कुछ ही अरसे बाद वो बेचारा घर में बैठा सबसे गालियां खा रहा होता है कि तेनू क्या सी ना, तू कारोबार ना कर। असल में मैं बात उसी तरफ लेके आ रहा था, गोल नहीं कर रहा था। जब लोगों को ये पता लग जाता है ना कि यार वो फैक्ट्री, वो कारखाना, वो मिल या वो बिजनेस जिसके बारे में हम सोचते थे कि यार करोड़ों रुपए में लगेगा, वो करोड़ों रुपए में नहीं लगेगा बल्कि चंद हजार में लगेगा, और उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन टेबल पे सामने पड़ी है, ना सिर्फ वीडियो की सूरत में बल्कि अगर कोई प्रैक्टिकली विजिट करना चाहता है, देखना चाहता है और सीखना चाहता है तो वो सहूलत भी मौजूद है। तो फिर 1000 बंदा एक महीने में मेरे पास क्यों ना आए? और ये तो एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर ऐसे ही बंदे, ऐसी ही जगह पूरे मुल्क के अंदर सारे सूबों में, डिवीजनों में, जिलों में, तहसीलों में और यूनियन काउंसिल में मौजूद हो तो कौन रोक सकता है फिर इस मुल्क को तरक्की करने से, और कौन रोक सकता है बिजनेस करने से, रोकने से? वैसे तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ऑलरेडी रोका है वही रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं दोबारा फिर आता हूँ, एक बच्चा है शायद जिसके पास बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो एक्सपीरियंस है, वो आपकी बात से मोटिवेटेड है और कहीं पर समझता है कि छोटी सी फैक्ट्री लगानी चाहिए। उसका क्या लाया अमल है? वो आपका ख्याल है उठे और आपके पास उधार लेके आके आपसे फैक्ट्री ले जाए, या आप उसे बोलते हो कि यार कुछ और लाहे अमल आप उसको देते हो अपनी मंजिल तक पहुंचने का? अब सवाल यहाँ पे आ गया डायरेक्ट मेरी तरफ कि आप क्या कहते हैं। मैं एक्चुअली बात कर रहा था जनरल पर्सपेक्शन के अंदर। अगर मेरी बात हो रही है कि मैं क्या करता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिसके पास चंद हजार रुपए हैं वो अपनी माइक्रो फैक्ट्री मत लगाए। ठीक है। पहले वो रिकमेंड करते हैं, पूरे पाकिस्तान में फैक्ट्रीज लगवा चुके, तो जिनके पास लगी हुई हैं उनके पास जाएं और उनके प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा उठाएं और मार्केट में जाके सेलिंग सीख लें। वाह, मैं ये समझता हूँ पूरी दुनिया घूमने के बाद मुझे किसी बड़ी से बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। दैट इज समथिंग एक्सीलेंट। अब होता क्या है कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो क्या है? सेलिंग। एसी बनाने वाले, फ्रिज बनाने वाले, मोबाइल बनाने वाले, केचप, जैम बनाने वाले, चाय पत्ती, डिटर्जेंट, साबुन, जूते, टेबल, मेज, कुर्सियां, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स, बर्गर्स देख लें, पिज्जाज देख लें, सब बना लेते हैं, बहुत अच्छा बना लेते हैं। अगर कभी नाकाम होते हैं तो क्यों होते हैं? कि बेचना नहीं आता। तो पूरी दुनिया कहाँ पे खड़ी है? सेल्स के ऊपर। और सेल्स के पीछे मार्केटिंग के ऊपर। अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर सेल्स और मार्केटिंग के इदारे मौजूद नहीं है। अगर कोई एक दो हैं जो कि हैं, वो इतने महंगे हैं कि वो आपकी और मेरी पहुंच से भी बाहर है। तो आम पाकिस्तानी तो नहीं सीख सकता ना। तो सिखाने की जरूरत क्या है? हाउ टू सेल, हाउ टू मार्केट, हाउ टू प्रमोट। तो मेरा फोकस पॉइंट यही है कि बेचते कैसे हैं। जितनी सलीस उर्दू या जितनी आसान जुबान के अंदर मैंने पाकिस्तानियों को सेल्स और मार्केटिंग समझाई है या समझाने की कोशिश की है, मेरे सिर्फ 2 बाजू और बन जाए ना, तो ये वो कहते हैं ना, वो 5x 3x और 10x, ये वो हो जाएगा। मेरे बाजू बन जाए, आप बन जाए, आपके और बाजू बन जाए, हम सब लोगों के साथ खड़े हो जाएं। चंद पाकिस्तानी जिनको ये आता है, हम पाकिस्तानियों को बेचना सिखा दें। जिसको बेचना आता है वो मट्टी भी बेच आता है, जिसको नहीं बेचना आता वो सोना भी नहीं बेच सकता। ये हकीकत है। तो सबसे पहले ऐसे लोग या ऐसे दोस्त या ऐसे बच्चे बच्चियां जिनको लगता है कि उनको कारोबार करना चाहिए या करना है और उनके पास पैसा नहीं है, तो भाई सबसे पहले उन लोगों की प्रोडक्ट्स मार्केट से ले लें जो बना रहे हैं, ऑलरेडी बेच रहे हैं या बेचने के मसाइल का शिकार हैं। आप नकद बेचें,
उधार की तरफ मत जाएं और बेचना सीखें। आपको टाइम लगेगा, देखें बेचना सीखना इतना आसान नहीं है कि आप 2 या 4 या 5 दिन में सीख सकते हैं, लेकिन 40 दिन के अंदर अगर आप मार्केट में प्रॉपर जा रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं या सेल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस काबिल जरूर हो जाते हैं कि आप जो नौकरी से 15, 20 या 25 हजार रुपया कमाना चाहते हैं, इतने पैसे आप लोगों की प्रोडक्ट मार्केट से उठा के बेच के हासिल कर सकते हैं। आज के दौर में 20 से 25 हजार रुपया कमाना, वो भी सेल्स के थ्रू, कोई मुश्किल नहीं है। और ये तो मैं वो सेल्स बता रहा हूँ जो आपने फील्ड में या मार्केट में जाके करनी है। अगर बच्चा या बच्ची पढ़ी लिखी है और ई कॉमर्स में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है, तो मेरा मानना यह है कि आपकी 20 वीडियोस देखने के बाद उसमें इतनी चीजें समझ आ जाती हैं कि उन्होंने कंप्यूटर पे बैठ के चीजों को कैसे बेचना। और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो जैसे आपके फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं और बहुत सारे दोस्तों के पड़े हुए हैं, वो कर सकते हैं। या थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो पेड हैं, जो 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक है। वो कोर्सेज करके भी बेचना सीखा जा सकता है। अच्छा शाह साहब, मुझे तो सारा फार्मूला समझ आ गया कि आप बच्चों को रिकमेंड करते हो जिसके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है कि वो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा ऐसे लोगों के पास चला जाए जो ऑलरेडी उस बिजनेस के अंदर हैं, वो वहां पर जाके इंटर्नशिप कर ले, शागिर्दी कर ले, या नहीं कर सकता तो उनकी चीज जो है जाके बेचना शुरू कर दे, या उन लोगों के साथ चला जाए जो ऑलरेडी उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर एक बच्चा जो ग्रेजुएटेड है, उसने मास्टर्स किया है किसी टॉप यूनिवर्सिटी से, उसको अपना आप भी सेल करना नहीं आता, उसकी सीवी है तो झूठ। अगर आप उससे सवालात करोगे तो वो आपको उनके आंसर्स नहीं दे पाएगा। तो किसी दुकान पे जाके कहना कि जी आप ये मेरे से बल्ब ले लो, तो ये कोई एक टिप दो कि मिसाल के स्क्रीन के सामने खड़ा होकर एक्टिंग करना शुरू कर दे, कैमरा लगा ले, क्या करे कि वो जो जहनी बैरियर है टूट जाए, जिससे वो कहे कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं ये बेच सकता हूँ। कोई एक टिप बता दीजिए मुझे। ओके, 4 चीजें बताऊंगा मैं, एक नहीं बताऊंगा। वेरी गुड। पहली ही मुलाकात में मैं आपको कहूं कि आप मुझसे तेल निकालने वाली मशीन खरीद लें, और ये जाने बगैर कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं, क्या आप मुझसे मशीन खरीद लेंगे? ना, मतलब ऑनेस्टली बड़ा स्टूपिड लगेगा। स्टूपिड लगेगा ना। एक रूल है कि जब भी किसी को कोई चीज बेचनी है और उसको रेगुलर बेसिस पे बेचना है, एक मर्तबा नहीं बेचना। एक मर्तबा बेचना को चेपना कहते हैं। अच्छा, चेपना। चेपना, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे अगर आप किसी को भी कोई चीज बेचना चाहते हैं तो एक रूल है, अगेन एंड अगेन, बार बार जाना, पहले अगले को समझना, फिर अपना मुद्दा अगले को समझाना। जब आपकी समझ में मैं और मेरी समझ में आप आ गए हैं तो फिर मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेच दूंगा। मुझे आप ये दोबारा समझाइए, काम आसान अल्फाज में समझा दूं? बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान अल्फाज में, बिल्कुल आसान अल्फाज में ये समझाता हूँ कि मैं सेलमैन हूँ और ये बल्ब बेचता हूँ। तो ये बल्ब बिकते हैं करियाना की दुकानों पे भी, जनरल स्टोर्स पे भी और इलेक्ट्रिक स्टोर्स पे भी। जब मैं ये बल्ब लेके किसी भी दुकानदार के पास जाता हूँ और जाके कहता हूँ मेरा नाम शाहिद है, मैं ये बल्ब बेचता हूँ, मेरी कंपनी का नाम फला है, आप मुझसे बल्ब ले लें, तो कहेगा भाईजान मेरे पास तो पहले इतनी कंपनी के पड़े, मुझे नहीं चाहिए। दैट्स वेरी कॉमन आंसर। बहुत साढ़े को बहुत माल पे जी, ਤੁਹਾਡਾ कितने रखी है? क्यों? वो तो बेचने के लिए बैठा है ना, वो क्यों नहीं ले रहा है? हाँ। जहाँ इतनी कंपनियों का रखा हुआ, हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहा? हाँ। वो हमें जानता नहीं है। पहली मुलाकात है ना। जब दूसरी मर्तबा आप जाते हैं और जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मैं पिछले हफ्ते आया था जी, मेरा नाम शाहिद है, मैं ये बल्ब बेचता हूँ, मेरी कंपनी का नाम ये है, तो क्या होगा? उसको याद आएगा, हाँ यार ये पिछले हफ्ते भी आया था, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नहीं यार मेरे पास तो पड़े हुए हैं बल्ब, अब क्यों नहीं लिया? उसके पास तो बहुत सारे सेल्समैन आते हैं ना, मेरा माल ले लें, कोई 1 हफ्ता आया, कोई 2 हफ्ते आया, कोई 1 मरतबा आया, दोबारा आया ही नहीं। तो जब दूसरी मरतबा गए तो आपको उन्होंने ट्रीट जो किया, एक्चुअली उनको वेकअप कॉल दिया आपने कि मैं पहले भी आया था, वो तो भूल चुका ना, इतने सारे सेल्समैन की उसको कहाँ याद रहता था कि शाहिद भी है और ये कोई बल्ब भी बेचता है। तो दूसरी मर्तबा उसको आपने जगा दिया वेकअप कॉल के भाई मैं हूँ, मैं पहले भी आया था, अब भी आया हूँ, लेकिन वो अब भी नहीं रखेगा। लेकिन जब आप तीसरी मर्तबा जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं मेरा नाम शाहिद है और मैं ये बल्ब बेचता हूँ, मेरी फलां कंपनी है, तो क्या तीसरी मर्तबा दुकानदार को ये बताने की जरूरत पड़ती है पूरी बात? नहीं ना। ज्यादा से ज्यादा आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद है, अच्छा आप पहले भी आए। ये क्यों हुआ कि आप पहले भी आए थे? क्योंकि आप तीसरी मर्तबा गए हैं और उसी दिन गए हैं जिस दिन आप पहले जाते थे। मतलब पंक्चुअलिटी, अगेन एंड अगेन रजिस्टर कर दिया कि कोई बंदा है जो रेगुलर है, फड़िया नहीं है, भाग नहीं जाएगा। अब बातें शुरू होंगी, अच्छा दिखाओ बल्ब, अच्छा कितने वाट का है, कितने का है, वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, रख तो मैं लूं, अगर ये खराब निकल आया तो। ये सारी बातें उसने पहली मुलाकात में क्यों नहीं की? इसलिए कि आपको
जानते नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट खा छोटी है या बड़ी है, लोगों का जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन है और आप क्या करते हैं। ये कैसे होता है? रिपीट करने से, अगेन एंड अगेन जाने से, बार बार वो कहते हैं ना अजान देने से, बार बार गीत गाने से पता लगता है कि आप कोई हैं और कोई चीज बेचते हैं। तीसरी मर्तबा 40% चांसेस है कि वो ये कहेगा अच्छा रख जा, बिक गया तो पैसे दे देगा। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। यहाँ पे अब फैसला आपने करना है कि आपने ये बेचना है या नहीं बेचना है, नकद बेचना है या उधार बेचना है। अगर उधार बेचना है तो आपकी सेल तो शुरू हो गई है ना, उसने कह दिया रख दो मैं बेच के दे दूंगा। लेकिन अगर आपने नकद बेचना है तो उसके हाथ से ये वापस ले लेंगे, नहीं मैंने नकद बेचना है। वेरी नाइस। तो वो क्या कहेगा? नहीं यार ले जा। हाँ ठीक है ले जा। आप फिर आए, फिर कहें बल्ब बेचना है, वो कहेगा रख जा, नहीं यार मैं तो नकद बेचना है। जब आप बार बार आते हैं तो अपनी पहचान बनाते हैं, और जब बार बार उसके हाथ से प्रोडक्ट वापस लेते हैं तो उसको रियलाइज करवाते हैं कि भाई चीज अच्छी है, नकद ही बेचनी है। जिसने उधार बेचना है उसने बेच देना है, जिसने नकद बेचना है उसको डबल मेहनत करनी पड़नी है, क्योंकि ऐसी चीज तो है नहीं जो मार्केट में पहले मौजूद नहीं है। अगर ये ऐसी चीज है जो किसी और के पास नहीं है फिर तो नकद ही है, लेकिन चीज ऐसी है जो पहले भी बहुत सारे लोग बेच रहे हैं और अब हम फिर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ी सी हिम्मत और हौसला रखें, उसको बावर करवाएं ना। जब आप पूरी मार्केट में 6 हफ्ते मुसलसल एक ही बात कह रहे हैं ये चीज ले लो, हर मर्तबा उसी दिन आ रहे हो और आके अपनी सेल कॉल लगा रहे हो, तो आप पूरी मार्केट को रजिस्टर करवा रहे हो कि नकद बेचना है। भूख लगी पड़ी है, शादी करवानी है बच्चे ने, भूख लगी पड़ी है, अम्मा ने हाथ में डंडा पकड़ा है, बेगम जो है वो सुबह शाम ताने मारती है, आप बोल रहे हो कि जाके कैश दो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। वो बेचारा तो घर से भी मार, बाहर से भी उसको मार। एक ना पंजाबी दी कहावत है कि जदों तक बच्चा रोंदा नहीं मां उन्हें दुध नहीं पियांदी। ऐसे ही है, मां कहती है अच्छा चो 2 घड़ियां सुकून से बैठी हूँ या काम कर रही हूँ कर लो। जब तक आप रोला नहीं डालेंगे ना, रोएंगे नहीं जाके मार्केट में कि मैं नकद बेचता हूँ, लोगों को पता कैसे लगेगा? मार्केट तो सेट हुई बैठी है उधार के ऊपर। हाँ नकद बेचना है तो फिर एक काम करना है, इसके पीछे नकद बेचने के पीछे एक अलग से साइंस है, उसको कहते हैं मार्केटिंग। ये जो अभी हम कर रहे थे या करने की कोशिश ये सेल्स। जब आप मार्केटिंग को इतना बड़ा कर देते हैं कि ग्राहक खुद जाके मांगने लग जाता है दुकानदार से, तो फिर ये नकद भी बिकेगा और फौरन भी बिकेगा। अच्छा तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जो मुझे समझना है कि आपने कहा कि मार्केटिंग आपकी जो है इतनी हो जाए कि लोग आपके पास खुद आए और आके आपसे चीज लेना चाहें। अब जैसा कि हम लोग फिजिकल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं, दुनिया सिमट के आपके फोन में आ चुकी है, मुझे आप ये बताइए कि वहां पर मैं जाके किसी दुकानदार को कैसे नाक करूंगा, हेलो पाजी क्या हाल है आपका, मैं बल्ब बेचता हूँ। इंटरनेट की दुनिया में कैसे कहेंगे? ये पाजी तुसी समझाओगे क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ फील्ड है, मेरी फील्ड दे बनाना है और ए फील्ड दे विच बेचना सिखाना है। ये जो बात कर रहे हैं ना ये आपकी डोमेन है, ये आप बताएं इसको मैं ऑनलाइन कैसे बेचूं। चले हम लोग शायद सब उसकी तरफ आएंगे। मैं चाहूंगा हम लोग आज की इस एपिसोड को क्लोज करें। आप आखिर के अंदर क्या पैगाम देना चाहोगे मेरे फॉलोअर्स को, ऑडियंस को, कि क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट होना है? बस बता दें कि ये मुल्क जो है ये बदल जाए, हम जो ये कटोरा लेके पूरी दुनिया के पास कभी यहाँ पर जाते हैं कभी वहां पर जाते हैं, इससे बच जाए। बहुत सारी चीजें हैं उस्मान भाई। नंबर 1, यहाँ पे कोई इदारा नहीं है जो आपको सिखा सकता है। जहाँ पे जो कर रहे हैं वहीं से सीखना शुरू कर दें। आप अकाउंटेंट हैं तो अकाउंट्स को इतने अच्छे तरीके से सीखना शुरू कर दें उसी कंपनी में रहते हुए, नौकरी करते हुए, कि जब आप यहाँ से छोड़ के जाएं और अपना बिजनेस करें तो जाहिर है अकाउंट्स की फील्ड में ही करेंगे, तो फिर आपसे अच्छा कोई ना हो। आप इसकी वो पंजाबी में कहते हैं ना ईची बीची जान जाना, यानी हर चीज को जानते हो, समझते हो। अगर आप कहीं पे लेथ मैन है तो लेथ का काम इतने अच्छे से सीख लें कि आपको उसकी सारी डायमेंशंस मालूम हो जाए। हम इस चक्कर से निकल आए कि सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे आना है, सुबह जाने में देर करनी है और शाम में आने में जल्दी करनी है। जब तक इस सर्कल में रहेंगे ना तो आप नौकरी करते रहेंगे, आप अपने बिजनेस की तरफ नहीं आ सकते। अगर हम थोड़ा सा गौर करना शुरू कर दें कि जो बंदा हमें 20,000 तनख्वाह देता है हम उसको कितना कमा के देते हैं और कैसे कमा के देते हैं और इसको ज्यादा कैसे किया जा सकता है, तो आप बिजनेसमैन बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, नौकरियां फौरन से मत छोड़ दें। आज से एक अलग माइंडसेट के साथ नौकरी करनी है कि हमने इस नौकरी में रहते हुए जिस बिजनेस के अंदर हमारा सेठ है, मालिक है जो हमें तनख्वाह देता है, इस बिजनेस को समझना कि एक्चुअली ये रन कैसे करता है, वेंडर्स कहाँ से आते हैं, सप्लायर्स कैसे ढूंढे जाते हैं, चीजें बनती कैसे हैं, मजीद अच्छी कैसे बनाई जा सकती है, इनको और सस्ता और एफिशिएंट तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, सेल टीम कैसे परफॉर्म करती है, उनकी टाइमिंग्स क्या है, उनकी सैलरीज क्या है,
ان کے ساتھ رویے کیسے ہیں مالکان کے. جب ہم یہ چیزیں سمجھنا شروع کرتے ہیں تو اٹ مینز ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بزنس کو کیسے کرتے ہیں. میں نے تو ایسے ہی کیا, اور جب میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا پاجی 35,000 تھا میرے پاس, تو 35,000 سے 35,000 اپنا تھا یا ادھار پہ تھا؟ وہ چھوٹے پڑا تھا جی. چلے تو جی بہت شکریہ شاہد صاحب. امید کرتا ہوں جی آپ کو بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا بھائی مل جائے گا اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, اور اگر چھوٹا بھائی بھی نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ کو کسی ایسے ایکسپیرینس بندے کے ساتھ کام کرنا ہے جو اس بزنس میں ہے جس میں آپ جانا چاہتے ہو. اور آخری پیغام کے ساتھ جو شاہد بھائی نے بولا کہ آج کی انٹرنیٹ ایج کے اندر ہمیں پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹس کیسے بیچنی ہے, تو اقبال فرماتے ہیں مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا. ارے یار سوچو سمجھو کہ اگر آج ہم اذان دینا بند کر دیں تو کچھ عرصے بعد آپ کو لگے گا کہ جو رب کائنات ہے جس کا پیغام رسول خدا اس دنیا میں لے کے آئے, شاید وہ دین بھی آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے رخصت ہونا شروع ہو جائے. تو شاہد بھائی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو چیز بھی بیچنا چاہو اس کا بار بار اس کا اظہار کرو, اور جو بھی میڈیم اویلیبل ہے, آیا فزیکل ہے, آیا انٹرنیٹ ہے, آیا ریڈیو ہے, آیا ٹی وی ہے, آپ کی اذان جانی چاہیے. جب رب کائنات کو جس نے یہ کائنات بنائی اپنے وجود کے اظہار کے لیے, اپنے دین کے لیے دن میں 5 دفعہ اذان کروائی اور فرض کر دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ آپ کی نماز تب تک نہ ہوگی جب تک اس کے اذان نہ ہوگی. تو ہمارا مال کیسے بکے گا اس کی اذان دیے بغیر؟ تو اذان دینا شروع کرو. ہمیں پوری دنیا کی ساری منڈیوں کے اندر اذانیں دینی ہے, پیغام دینا ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹس پوری دنیا میں بیچ سکتے ہیں, پاکستان کے ہر گلی محلے میں بیچ سکتے ہیں. ہمیں ہزاروں لاکھوں برانڈز بلڈ کرنے ہیں جناب, اور امید کرتا ہوں آپ نے شاہد صاحب سے بہت سیکھا ہوگا. ان کا چینل ہے بزنس ٹاکس, اس کو فالو کیجئے. یہ بڑی آسان زبان میں سیلز اور مارکیٹنگ سمجھاتے ہیں. تو جناب اسی پیغام کے ساتھ پاکستان زندہ باد, پائندہ باد.